चंद्रशेखर रावण अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर चंद्रशेखर रावण ने सीएम योगी पर निशाना साधा। आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण ने कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। मैं तो उस पर बात रख चुका हूँ कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम लोग जागरूक करें लोगों को और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, तैयार हों अपने छिने हुए अधिकारों को लेने के लिए। उसके जरिए जो है उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान का हो, अधिकारों का हो। तो हमने जो नारा दिया है वो यही है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और साथ साथ चलेंगे। बटेंगे जैसे बयान से क्या प्रभाव पड़ता है? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब वो मंच पे खड़े होके हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं, बांटा किसने? पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, फिर जातियों के आधार में, जातियों में भी जातियाँ, गोत्र किसने बांटा? आप जानते हैं कि ये सब जो है जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई उन्होंने ही बांटा। बटे हैं सच में। अब जब इस व्यवस्था के ऐसे तो भी कटते थे, तो भी मरते थे, तो भी बिना अधिकार के रहते, तब भी जुल्म सहते थे, अभी भी सह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीज़ें आगे बढ़ती रहें, उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहे। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं है कि उनके बयान का क्या असर समाज पर हो। सर, एक जो विधानसभा में आपके प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनको स्पीकर नहीं बुलाया गया, क्या साजिश इसके पीछे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, भाजपा के लोगों ने डर के षड्यंत्र करके हमारे प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कराया। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं। जिन सीटों में हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं बेहद दमदारी से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा में जाएगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, हालांकि ये राजनीतिक नहीं है, मुझे नहीं पता आपके लिए इसके कोई मायने हैं या नहीं, लेकिन अभी मैं ट्रेन का सफ़र करके आ रहा हूँ वंदे भारत से। C3 जिस बोगी में मैं था, जैसे ही ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका, जिसमें मुझसे आगे 2-3 जो चेयर्स हैं उनके आगे वाले जो एक यात्री थे, उनका शीशा चकनाचूर हो गया। उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नज़र में ये जरूरी नहीं कि षड्यंत्र का हिस्सा हो, किसी को नुकसान पहुंचाना। ये लापरवाही भी हो सकती है, ये जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने ये अपील की है एक्स के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कि सबसे पहले गाँव में, घर में माँ बाप और फिर स्कूल में एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संवैधानिक कर्तव्य, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक कर्तव्य क्या है एक नागरिक के, उसके लिए भी हमें लोगों को तैयार करना चाहिए बचपन से ही। रेलवे की संपत्ति जनता की संपत्ति है, देश की संपत्ति। देश की संपत्ति की सुरक्षा करना एक जागरूक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। तो इसलिए मैं देश के जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो इस आंदोलन में आस्था, उन सबसे अपील करता हूँ कि कभी भी ऐसे किसी कृत्य का हिस्सा न बने जिसमें देश की संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को नुकसान हो या किसी का भी नुकसान हो। ये अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से, केंद्रीय रेल मंत्री जी से और प्रशासन, पुलिस से ये मांग करता हूँ। करोड़ों रुपए का नुकसान भी रेलवे का हो रहा है, जनता का नुकसान है। तो कभी कभी गैर जिम्मेदारी में, लापरवाही में हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका नुकसान होगा, कल उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। ये नासमझी खतरनाक है। इसलिए मैं अपील करता हूँ सभी जागरूक नागरिकों से, उनके माता पिताओं से, बच्चों के और उनके परिवार के लोगों से कि ऐसी किसी भी घटना के लिए सबसे पहले स्वतः अपने बच्चों को घर पे जागरूक करें और फिर स्कूल में भी इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। सर, एक सवाल और, विधानसभा आप आए थे, कुछ दिन पहले कानपुर आए थे, आपने कहा था इरफान का सपोर्ट किया जाएगा, आप क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन अगर वो उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता को तय करना है कि जब किसी पर जुल्म हो तो उसकी मदद करनी है। लखनऊ में उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से प्रचार शुरू करेंगे। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम की जनसभा होगी। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में जनसभा करेंगे। 11 नवंबर को कटहरी और फूलपुर और मजाबा में सीएम की जनसभा होगी। खुले में बिक रही मांस मछली एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। कस्तूरबा आवासीय और कंपोजिट स्कूल स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक अधिकारियों के आवास के पीछे बकरे टैंकर हलाल किए जा रहे हैं। स्कूल में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। आवाजाही में राहगीरों को मुश्किलें, अधिकारी वहीं अनजान बने हुए हैं। खुले में बिना ढके मांस बेचा जा रहा है। मीट पर मक्खियां भिनभिनाती नजर आ रही हैं। सर, स्कूल
के पास क्या समस्या हो रही है बच्चों के लिए और आवासीय विद्यालय के लिए आपने सर अपनी बात रखी है, क्या है सर कोई जानकारी? देखिए ऐसा है, हमारा मानना है कि जहाँ आम रास्ते हैं, जहाँ मंदिर हैं, जहाँ विद्यालय हैं, जहाँ सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर जो कोई मीट बेच रहा है, कोई बकरी बकरा इत्यादि काट के टांग रहा है, तो ये जो लोग आस्थावान लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, या हम उनकी थोड़ी आस्था को ठेस पहुंचती है। हम चाहते हैं कि जो भी अपने धर्म के अनुसार, धर्म में तो ये सब वर्जित है, किसी धर्म में ये नहीं है कि किसी प्राणी को वध किया जाए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वैसे सभी लोग एक साथ रहते हैं, धार्मिक भावनाएं किसी एक दूसरे की ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि जहां सार्वजनिक स्थल हैं वहां कोई मुर्गा बकरा इत्यादि न काटा जाए। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि जो खाने से भी खतरा होता है। जो बीमारियां जिस जीव में होती हैं वो बीमारियां आहार के माध्यम से शरीर में भी जाती हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। हम यदि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य शुद्धो ध्रुव स्मृति, आहार के भोजन के खाने पीने से ही बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। कायदे में तो शुद्ध खाना चाहिए, सफाई साफ सफाई रखनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ अभियान, स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं। आज हम जिधर देखते हैं कहीं बकरे टंगे हुए हैं, कहीं मुर्गे टंगे हुए हैं, कहीं कूड़े पड़े हुए हैं, कहीं गंदगी सड़ रही है, ये स्वच्छता नहीं है। सारे देश को कूड़ेदान बना के रख दिया है। हम चाहते हैं साफ सफाई हो। जिस आम रास्ते की बात हम बता रहे हैं आपको, वो आम रास्ता मंदिर पे भी जाता है, विद्यालय भी है, इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, एक हिंसा का भाव उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि इन चीजों को एकांत में रखा जाए, विद्यार्थियों से दूर रखा जाए, आस्थावानों से दूर रखा जाए, श्रद्धावानों से दूर रखा जाए, आम रास्ता से दूर रखा जाए। इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो व्यवस्थापक हैं उन्हें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ ये अधिकारी तो सब रहते ही हैं। देखो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, सबसे बड़ी चीज तो ये स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि कोई भी चीज है WHO जो रिपोर्ट आती है तो ये बताते हैं कि ये साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी दूर रहनी चाहिए, तभी स्वच्छता से बीमारियां दूर होंगी। यहाँ पर हमारे क्षेत्राधिकारी भी रहते हैं, SDM साहब भी रहते हैं, और हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग के लोग ये भी रहते हैं। वो तहसील प्रशासन आ रहता है, बताने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है हमारे तहसील प्रशासन की कि वो कार्रवाई नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं ये साफ सफाई हो यहाँ, और ये जो वध करते हैं मुर्गा बकरी इत्यादि का, ये नहीं होना चाहिए। इससे बीमारियां पर कंट्रोल की जा सकती है। ये जो बाजार साप्ताहिक लगती है, देखिए ये बाजार लगती थी पहले, अन्य दिवस में भी लगती थी। तो जब हमारे जो कोर्ट है, कोर्ट के बराबर में ही है, कोर्ट भी चलता है, तो जब आलू 15 रुपए किलो 15 रुपए किलो चीख पुकार आती थी तो इनको परेशानी होती थी। अब इन्होंने ऐसा दिन छांटा है इतवार का कि बस इनके कान से आवाज बच गई। इनका जो कार्य व्यवस्था हमारे जो कोर्ट चलाते थे उनके कान में आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि संडे है। बाकी अस्पताल में आवाज आए, बाकी रास्ता का आवागमन रुका, यहाँ कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ आदमी निकल सके। यदि एम्बुलेंस भी निकल नहीं सकती, ऐसी स्थिति इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा इधर कि एम्बुलेंस भी इमरजेंसी में नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो है का नगर पंचायत की तरफ से यहाँ लगाई जाती है, जबकि व्यवस्था उधर है। जब आप अन्य दिवसों में बाजार लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे धनारी पर बृहस्पति की सोमवार की लगती है, एक ही जगह पर 2 दिन भी बाजार लग सकती है, लेकिन इनको समाधान वो करना है इनको व्यक्तिगत दिक्कत हो। समाज से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। समाज चाहे आवागमन से परेशान रहे, चाहे गंदगी झेलता रहे, चाहे कुछ भी परेशानी हो, लेकिन इन्हें किसी से लेना नहीं है। अपनी बाजार हटा दी इन्होंने, जो इतवार से पहले लगती थी, और ये बाजार नहीं हटाई। तो हम चाहते हैं कि इनको जो है ये बाजार भी वहीं शिफ्ट करनी चाहिए जहाँ पहले लगती थी। यूपी के आगरा में ताजमहल के पास मंदिर में नमाज पढ़ने पर मामला देखने को मिला। ताजगंज के मंदिर में ईरानी पर्यटक ने नमाज पढ़ी, जिसके बाद उसने माफी भी मांगी। पर्यटक का माफी मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। माफी मांगते हुए जानकारी न होने के चलते नमाज पढ़ी थी। Your name? And what's yours? Hassan. Which country belongs to? Iran. What had happened? I was praying. I am searching for a place, clean place in the road, street, but didn't clean place. I found a clean place. That after that I know his temple. I don't understand what's different between temple or a place for prayer. I go to the temple and pray. After that, somebody told me that you must don't go to this temple. I told to him that I apologize. I don't understand what is temple. So you have done it basically unknowingly.
without knowing the facts. You are just finding a clean place to worship. Yes, sir. You didn't find any clean place right then over than that. Since the door was open, so you thought that the place nobody was there, so you thought that this is the place for worship. That's why you have worshipped. Am I right? Yes, that's right. Exactly. Why did not you go to a near the mosque nearby? Because I didn't find. Sorry, I didn't know. Because this is first time we come we are in this India. We didn't city. know. We are so sorry. Thank you. I apologize. यूपी के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने डींगरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक आयोजित की। बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने बैठक में सभी एकत्रित मुस्लिम भाइयों द्वारा बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ठाकुर रामवीर के साथ में जो मुस्लिम दिखाई दे रहा है, जनसैलाब दिखाई दे रहा है, तो क्या ये वोटर में तब्दील हो पाएंगे या सिर्फ जनसभाओं की शोभा है? डेफिनेटली इस बार 100%, आई एम 110% श्योर ये बिल्कुल वोट में तब्दील हो जाएगा। और गालिबन मेरे ख्याल से ये कोई दिखावटी एक सभा नहीं थी या दिखावटी कोई मजमा नहीं था। ये उनके अपनी खुद कल्बी मोहब्बत से, जो लोग उनसे दिली मोहब्बत रखते हैं, और कल्बी मोहब्बत दिखाने के लिए और उनको दिल से सपोर्ट करने के लोग यहाँ पर आए हुए थे। और इस बार ये वोट में तब्दील होने वाला है 100%। अभी कहना चाहेंगे कि आज की तरह की जनसभा थी और उन्होंने शिरकत की थी, किस तरह का जो है? देखिए, ये जो मीटिंग थी ये मैं समझता हूँ खुसूसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी। ये यहाँ के जो मेहमान खुसूसी थे ठाकुर रामवीर सिंह जी, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल से 29 कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव में उतारा गया है, पार्टी ने उतारा है। तो ये उनके मोहब्बतों की मीटिंग थी। ये मेरे ख्याल से उनकी मोहब्बतों की भीड़ थी और उन्हीं के लिए स्पेशल इतनी भीड़ आई थी। और जो इतनी जनता का हमेशा उन्होंने प्यार लूटा है, वो लोगों के काम में आते रहे, दीगर वक्त पर वक्तन फवक्तन वो लोगों के काम में आते रहे, और इसीलिए उनकी मोहब्बत में लोग यहाँ पर उमड़ के आए। क्या अनुमान है कितने वोटों से? मेरे ख्याल से इस वक्त तो ऐसा लगता है कि जीत का जहां तक मैं मामला है, तो अंतर को अभी शायद मैं गैस नहीं कर पाऊंगा। एक आइडिया के बाहर ये बात जाएगी कि कितना अंतर से जीत होगी, लेकिन ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत जरूर होगी ठाकुर रामवीर सिंह। आपका और जो आज की जो जनसभा थी वो किस तरह है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं असदपुर से पूर्व प्रधान हूँ। और आज जो जनसभा थी हमारी, वो ठाकुर रामवीर सिंह जी के चुनाव से संबंधित थी। आने वाली 13 तारीख में जो वोटिंग होनी है, तो अपने गांव के लोग और अपने क्षेत्र के लोगों को समझाया गया है कि आने वाली 13 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोट जो है तो कमल के फूल को दें। प्रधान जी, आप ठाकुर रामवीर के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जनसभा के लिए जितना सैलाब मुस्लिमों को देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए कि वोटों में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी जो है 4-4, 6-6 घंटे इंतजार देख करके, ये मोहब्बत है। इस बार इतना वोट मिलेगा ठाकुर रामवीर सिंह को, इसका अंदाजा योगी जी ने भी हमारे नहीं किया हुआ। ये पार्टी के लिए जज्बा कहाँ से आपको एकदम हो रहा है? देखो, कहने का मकसद ये है कि ठाकुर रामवीर सिंह जो टिकट दिया गया है, ये बहुत ही बढ़िया नेता है, लोगों के काम में आने वाले हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का भी, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, वो सभी का काम और सभी का मान सम्मान रखते हैं। संभल में सपा सांसद जयल रहमान वर्क ने कहा कि अपराधियों को कानून का डर नहीं है, सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों और जनता को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम है। और क्या कुछ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सुना देते हैं आपको। सांसद जी लगातार राजनेताओं को धमकी दे रहे हैं, पप्पू यादव को धमकी मिली, सिंह को धमकी मिली, तो नेता सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइप की धमकियाँ मिल क्यों रही हैं, क्यों लोगों के अंदर से कानून का डर ख़त्म हो गया है, क्यों जो इस टाइप के लोग हैं, क्रिमिनल लोग, क्यों इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं कि नेता लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं। और फिर मैं यही कहूँगा, अगर प्रदेश और देश के अंदर अगर सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं होंगे, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि सब एक आम जनता का भी सुरक्षा। लेकिन अभी पुलिस की सुरक्षा के बीच में जब अति के और उनके भाई का मर्डर हो जाना, फिर बाबा सिंह का महाराष्ट्र के अंदर उनका मर्डर हो जाना, इस टाइप की जो हैं सरकार की गतिविधियों पर खड़ा करते हैं। और सरकार इन मामलों में सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम है
और उसको फिर से ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी सुरक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अखाड़ा परिषद ने की है कि महाकुंभ में मुसलमानों को जो जगह की जाए, उन्हें दुकान न लगाने दी जाए, क्या क्या अफसोस है कि ऐसे भारत के अंदर अभी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि हम खुला इस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और जो इस टाइप की बात कर रहे हैं, फिर सरकार खामोश है और मौन बन करके तमाशा देख रही है। तो इस चीज़ से साबित होता है कि सरकार इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है, तो संविधान को नहीं मानना चाहती, और अगर वाकई में सर इससे फिक्रमंद है तो उनको इस बात जो हो रही है उस पर सख्त कदम उठाना चाहिए कि जो आपस का भाईचारा है वो नहीं टूटना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और अगर इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी, ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे कि त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें। मैं इस चीज़ के खिलाफ मैं चाहता हूं इस पर एक सीरियसली एक एक्शन चाहिए और सब इस चीज़ को समझे कि वाकई में इस प्रदेश और देश के विकास है तो ये तभी मुमकिन होगा जब सब लोग मिलकर के रहेंगे और देश की तरक्की के लिए बात करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे खिलाफ सख्त कदम उठाना है। फैजाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के लकड़ी फजलपुर के वार्ड नंबर 23 की रहने वाली पारुल सन ऑफ फूल सिंह पुत्री हिंदू समाज की लड़की को मुस्लिम समुदाय के युवक के द्वारा भाग ले जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें पूरा मामला 24 तारीख का है। इस पूरे मामले को लेकर आज नगर विधायक रितेश गुप्ता और लड़की के परिवार अन्य मोहल्लेदारों के साथ एसपी साहब के आवास पर पहुंचे और एसपी साहब से युवक की गिरफ्तार करने की मांग की। आज आप विधायक कप्तान साहब से मिले हैं, क्या कुछ पूरा मामला था? थोड़ा थाना मझौला क्षेत्र से फाजिलपुर से एक हिंदू समाज की लड़की को एक मुस्लिम समाज का लड़का भगा के ले गया है। उसी विषय में आज कप्तान साहब से उस लड़की के परिवारजनों के साथ और मोहल्ले वालों के साथ मुलाकात की गई है। पुलिस अपना काम कर रही है और टीमों का गठन कप्तान साहब के द्वारा करा दिया गया है और वो टीमें लड़की को बरामद करने का पूरा प्रयास कर रही हैं और पूरी मेरे को विश्वास है कि लड़की की बरामदगी बहुत जल्दी हो जाएगी। सर कब का मामला है ये सर? ये 24 तारीख का मामला है। 24 तारीख को वो लड़की लेके यहाँ से भागा था। तो क्या लड़का लड़की कहीं पे पढ़ते थे क्या? स्टूडेंट हैं दोनों लोग और KGK में दोनों लोग पढ़ते थे वो लोग। सर क्या आश्वासन इसमें मिला? नहीं, बहुत शीघ्र कप्तान साहब ने कहा है कि बहुत शीघ्र लड़की की बरामदगी हो जाएगी और टीमों का गठन कर दिया गया है। पहले भी ऑलरेडी वहाँ पे थाना क्षेत्र की टीमें लगी हुई हैं जो कि उनकी बरामदगी के लिए गई थी जगह जगह। दबिश पुलिस दे रही है और जल्दी बरामदगी हो जाएगी। परिजन आश्वस्त हैं सर? परिजन साथ में है मेरे, कप्तान साहब से उनकी बात हुई है, कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। ठीक। उत्तराखंड के रामनगर में नैनीताल रामनगर से 35 किलोमीटर आगे सल्ट जिला अल्मोड़ा के मोरचुला में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। नैनी डांडा से रामनगर जा रही बस खाई में गिर गई। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल प्रशासन अधिकारियों के द्वारा राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअल्टीज़ की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज़्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी SDRF की टीम है, SDMs हैं, प्रशासन है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर यहाँ युवा सपोर्ट के लिए यूपी के मुरादाबाद में तालाब से मछली मारने गया युवक डूब गया।
मछली पकड़ने के लिए जाल डालते समय यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से किशोर का शव बाहर निकाला। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कुंदरकी इलाके के हरियाणा मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? नाम है मेरा बबलू हुसैन। बबलू सर, ये बताइए कैसे बच्चा डूबा और कितनी देर हो गई ढूंढते हुए? बच्चे को डूबे हुए लमसम 1.5-2 घंटे हो गए। जब से ही बच्चे की तलाश जारी है। ये 20-25 फीट इसमें गहराई है। बालू निकला था इसमें अब से 8-10 साल पहले, तो उसकी गहराई है। तो इसकी वजह से बच्चा जो है नहीं मिल पा रहा। डूबा कैसे? कारण क्या रहा? कारण ये मच्छी मारने के लिए आए थे। ये जाल की रस्सी टूटी, बच्चे का पैर फिसला। और भी कोई लोग साथ में थे? साथ में 2-3 बच्चे थे। उन्होंने बचाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें अपनी जान का खतरा दिखाई दिया तो वो नहीं बचा पाए। कैसे डूबा? कैसे मतलब अंदर चला गया था? तैरना नहीं आता? हाँ, तैरना नहीं आता था। ये बच्चा पैर फिसला और ये गहराई में पहुंच गया बच्चा। PRB 0287 पर एक इवेंट प्राप्त हुआ, जिसमें कॉलर द्वारा बताया है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 16 से 17 साल है, वो गांव के तालाब में मछली पकड़ते हुए डूब गया है। हम लोग मौके पर आए, यहाँ काफी भीड़ है। थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। PRB 298 मौके पर मौजूद है और फायर सर्विस भी मौके पर मौजूद है। फायर सर्विस के द्वारा कांटा डालकर और जैकेट पहन के अंदर तलाश की जा रही है। गहराई ज्यादा है पानी में। कैसे डूबा कुछ पता चला? बता रहे कि मछली पकड़ रहे थे यहाँ लोग, यही जानकारी मिली है अभी तक। श्री महाकाल ओम नमो नारायण। बहुत अच्छे से आज की जो हमारी नगर प्रवेश की यात्राएं है वो यहाँ गंगा तक पहुंची है। यहाँ पे नारियल फोड़ा गया है और अभी आने वाला जो प्रवास है यात्रा का वो बहुत सुखद और अच्छा होगा। यही आगाज होगा हमारे दिव्य और भव्य कुंभ का 2025। जय हो। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। तो ये विशेष रूप से श्रीमंत दशनाम लूना अखाड़े की परंपरा में नगर प्रवेश जो है अभी हमारा आज हुआ है। रमापुर से रमता पंच जो था वहाँ पर हमारे जो है चारों श्रीमंत के श्रीमंत और श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज का निर्देशानुसार जो है नगर प्रवेश जो है आज हुआ है। आज यम द्वितीया है तो यमनाथ जी की पूजा करेंगे। सब माताओं की पूजा वूजा करके, जैसे यमराज की पूजा है, ये सब पूजा करके एक तरह से कुंभ मेले का आगाज हो गया जी। किस तरह से नगर प्रवेश किया महाराज जी? क्या क्या किया पुल पे आने के बाद? ये ऐसे सब महामंडलेश्वर वगैरह है, जगत गुरु जी है, वो सब बैठे हैं वहाँ पर और उनको नालियर फोड़ के और 12 में जो है पूजा करके सभी देवी देवताओं का और ये जो है चल रहे हैं।